घाटी में देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। बारा साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सर। एनआयटी के अंडर में आता है. एक थेंब पाणी नाही येत. नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगावं ह्याच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए आहे इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी आवाज़ इंडिया टीवी में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह आवाज़ इंडिया टीवी चैनल का आवाज़ आपकी प्रोग्राम और इस वक्त हम लोग नागपुर के महानगर पालिका में महानगर पालिका जिसे इस नागपुर शहर के लिए एक बेस्ट सिटी का अवार्ड भी दिया गया और वो अवार्ड जिनकी बदौलत मिला वही सारे लोग यहाँ पे आए हैं। साफ सफाई कर्मचारी जिसे एवजदार कहा जाता है वो सारे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हर बार यहाँ पे आते हैं। हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलती है। आज उनकी बातों को यहाँ पे उनकी बातों को लेकर महतो मैडम जो कि दिल्ली से आई है, साफ सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य है, वो दिल्ली से यहाँ पे आई है, वर्धनी साहब से मिलने के लिए आई है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या बात हुई और क्या हुआ आज। मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा आज आपका यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या था और आप किस लिए यहाँ पे आए? देखिए मेरे पास में यहाँ के एवजदारों ने कई बार डेपुटेशन लेके आए। मेरे कमीशन के पास में भी उन्होंने अपने लेटर्स मुझे एप्लीकेशंस मेरे पास में शिकायत लेटर भेजे हैं। तो उनकी शिकायत के ऊपर सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं नई दिल्ली से यहाँ पर आई हूँ। मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नई दिल्ली की सदस्य हूँ, डॉक्टर लता ओम प्रकाश महतो। और मैंने यहाँ की जो विजिट है खास एवजदारों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रखी हूँ, जो बाकायदा प्रोग्राम के तहत मैंने यहाँ पे अरेंज की थी, जो 30 तारीख को होनी थी। 30 जून 2014 को ये तय हुई थी, जिसमें कमिश्नर ने भी कंफर्मेशन दिया था कि ठीक है आप आइए करके। लेकिन 30 तारीख को उनको इमरजेंसी में उनका फ़ोन आया हमें। उन्होंने कहा था कि हमारी मुंबई में हमको अचानक बुलाया गया है मैडम, बोले इसलिए आप बोले हमको 2 दिन का वक्त दीजिए। इसलिए मैंने अपनी बिजी शेड्यूल, जो कि मेरा अभी छत्तीसगढ़ का दौरा था 1 तारीख से, मैंने वो कैंसिल किया, उसको पोस्टपोन किया। कैंसिल नहीं किया, मैंने उसको पोस्टपोन किया, ये सोचते हुए कि यहाँ की समस्या काफ़ी गंभीर है और सालों से इनके साथ में जो अत्याचार होते चला आ रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए फिर मैंने ये मेरा जो उन्होंने जो मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि 2 तारीख हमें दी जाए, तो मैंने उनके रिक्वेस्ट पर 2 तारीख का आज 2 जुलाई 2014 का वक्त उन्हें दिया था। और उस बराबर 4 बजे जब मैं यहाँ पर आई, जैसे ही हम आके यहाँ पर खड़े हुए, हमारे पीछे ये सारे कर्मचारी जो सही में त्रस्त है, इनके अत्याचारों से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं और क्या बोलेंगे लाचार जीवन जो जीने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, वो लोग, उनको जैसे पता चला कि मैडम का दौरा है तो वो लोग खुद ही अपने मर्जी से यहाँ पर हमारे को सपोर्ट करने के लिए बोले, या मेरी ताकत बोल के यहाँ पर वो आए हैं। इनका जो एवजदारी का जो काम है, इनको उसके मुताबिक सैलरी नहीं देते, जो कि सरकारी नियम है कि मिनिमम वेजेस एक्ट एक है जो कानून है, जिसमें कम से कम उनको 350 या 320 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनकी पगार मिलना चाहिए, जो ये लोग देते नहीं, उनको 220 के हिसाब से देते। इसके लिए कई बार यहाँ पर यहाँ के जो सदन है नागपुर महानगर पालिका के जो सदन है, इसमें कई बार ठराव पारित हुए, जिसमें इनके मिनिमम वेजेस जो लागू करने के प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, फिर भी ये आयुक्त वो लागू नहीं कर रहा है। इसलिए ये लोगों ने मेरे पास में राइटिंग में शिकायत दी, बार बार उनका डेपुटेशन मेरे पास आया। तो इसकी जो तीव्रता है मुझे ज़्यादा लगी और सही में है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि इनका जो कुछ भी समस्याएं है वो सुलझाने के लिए मैंने फिर इनको वक्त दिया, और उसके लिए मैं आई थी, और वो भी बाकायदा प्रोसेस से आई थी। लेकिन हमारी प्रोसेस को इन्होंने धुड़कार के हमारे आंखों के सामने, हमारे प्रेजेंस में कमिश्नर ने काढता पाय घेतला, जो एक ऑब्जेक्शनेबल है। तो इसके लिए फिर हमें हमारे कमीशन के तहत जो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं हम लोग जरूर लेंगे। मैडम जैसे कि इनके जो सवाल है पिछले काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, इनकी अपनी मांगे पिछले काफ़ी सालों से चलती आ रही है और हर बार इन्हें टाला जा रहा है। आपकी तरफ से इनके फेवर में क्या करने वाली हैं? मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी जो मांगे हैं, जो जायज़ है, जो कि लॉ के अंतर्गत आती है, जो उनके हक है,
वो हक उनको मिलना ही चाहिए। ऐसी मेरा पूरा यानी मेरा प्रयत्न रहेगा कि उनके हक उनको किसी भी तरह से मिला के देना। तो वो मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि मेरा कमीशन का काम ही ये लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार, अन्याय, उनके साथ होने वाले नाइंसाफ़ी जो भी है, लोगों का बर्ताव, ये इसमें परिवर्तन लाना और इनके साथ में इनको भी आम जनता, अदर दूसरी जो समाज है, दूसरे जो कैडर है, जो कि इनका जैसे क्लास 4 का दर्जा है, वैसे और भी जो दर्जे है, जो भी खुद भी एक सरकारी नौकरी है, भले ही वो IAS ऑफिसर क्यों ना हो, भले ही हम क्यों ना हो, वो भी एक नौकरी है। बस हमारे थोड़े से लेवल अलग अलग टाइप के हैं, तो ये लेवल को बाजू में रख के इंसानियत के नाते ये लोगों को भी इंसान समझा जाए, ये मेरी प्रायोरिटी है, मेरी प्रधानता है, जो मैं वो दिलाने की पूरी कोशिश मेरी जारी है। और रही इनकी सालों साल की जो बात है, इनको यूं ही टाला गया है क्योंकि ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनको हर कोई सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है और हर ने इनकी यूज़ कर करके अपनी रोटियां सेकी है। किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम लेना उचित ना होगा, लेकिन ये लोग जो बताते हैं उस पर से ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ में किसी ने न्याय नहीं किया, दिखावा कई लोगों ने किया। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ काम करने में, अगर मेरे से ये काम हो जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं ये लोगों के काम आई। मैडम, जैसे कि इन्होंने कई बार आंदोलन किए नागपुर शहर में, कई बार इनके आंदोलन हुए, कई बार इनका स्ट्राइक हुआ, कई बार इन्होंने रास्ता जाम किया, कई सारी कोशिशें इन्होंने की, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी इनके हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में आपका अगला कदम इनके लिए क्या रहेगा? अभी इनका यानी सारी जो शिकायतें हैं तो चलती आ रही इनके पास में। अब मैं ये अधिकारी को मेरे कमीशन के द्वारा एक नोटिस दूंगी, सारी जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है उसको हम बाकायदा जांच करेंगे और ये इनको जो इनकी आयवजदारा का जो भत्ता है उनको देने में क्या प्रॉब्लम है, इसकी गहराई तक हम जाएंगे और उसको कैसे हमारे लेवल पे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हम कोशिश करेंगे। कंप्लेंट भी की थी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जब भी हम डिपोटेशन देने जाते हैं या चर्चा कर। आवाज आपकी। महतो मैडम जो कि दिल्ली से यहाँ पे आई है और ये भी एवजदारों की मांगों को लेकर आए थे, लेकिन एक IAS ऑफिसर वर्घने साहब जिन्होंने इनसे मीटिंग का वक्त भी तय किया था और वक्त का तय करने के बाद जब वो उस वक्त पे महतो मैडम यहाँ पे पहुंची तो IAS ऑफिसर वर्घने साहब इन्होंने यहाँ से कन्नी काट ली। सीधा इनका आरोप कुछ इस तरह से कि वो यहाँ से सीधे तौर से भाग गए, लोगों को देख के शायद वो यहाँ से चले गए या शायद कोई मीटिंग हो सकती, लेकिन जो समय उन्होंने तय किया था 2 तारीख उन्होंने ही तय की थी और 2 तारीख को वो खुद ही यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका क्या असर होगा? क्या वाकई में वो एवजदारों के बारे में सोचते हैं? अगर वो सोचते हैं तो फिर आज की मीटिंग में उन्होंने अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दिखाई? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? मैं सुभाष सारे एवजदार सफाई कामगार श्रमिक संघ का सेक्रेटरी यानी सचिव हूँ और गए सालों से एवजदार सफाई कर्मचारियों की बातें और मुद्दे लेके आयुक्त से लेके मंत्रालय से लेके सफाई आयोग तक तकरार करके न्याय दिलाने के लिए प्रयत्न हमेशा करते रहता हूँ। आज जैसे यहाँ पे महतो मैडम आने वाली है, ये आप लोगों को कब पता चला? और महतो मैडम जब यहाँ पे आई तो सारे लोग आप लोग यहाँ पे आए, ऐसा महतो मैडम का कहना था, और वही देख के वर्घने साहब यहाँ से चले गए शायद। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, महतो सफाई आयोग मैडम की जानकारी हमें थी कि वो यहाँ पे आने वाले थे और हमको, क्योंकि हमने उनको बार बार कंप्लेंट भी की थी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जब भी हम डिपोटेशन देने जाते हैं या चर्चा करने जाते हैं तो वो समय नहीं देते, हर वक्त वो आयुक्त अपने पदों का गलत इस्तेमाल कर वहाँ से चला जाता और कोई भी ऐसे जिसको पावर भी नहीं है उसके साथ चर्चा करने के लिए हर बार हमको संगठन को बताता और जो संगठन को ये सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है उस यूनियन को बुलाकर चर्चा करते हैं और जिसको ये एवजदार सफाई कर्मचारियों के बारे में ज़्यादा जानकारी है और उनके मुद्दों को लेकर सही ढंग से आयुक्त के साथ चर्चा कर सकते हैं, उन लोगों को ये आयुक्त समय ही नहीं देता। उनको लगता है कि अपनी बात अगर अपने विचार यानी चर्चा किए तो मैं कैसे करूं, इसलिए वो अपने ये सब्जेक्ट के लेके भागते रहता है। इन्होंने इतनी गलतियां ये सब्जेक्ट में कर दी है, यानी आज तक जितने 4 IAS अधिकारी है आयुक्त, इन्होंने अपने पदों का गलत इस्तेमाल किया। शासन को ये कह के पत्र भेजते थे कि इस विषय को शासन की मंजूरी चाहिए करके, लेकिन ऑलरेडी वो सब्जेक्ट को शासन की मंजूरी नहीं लगती, वो अपने स्तर पे ही लेना चाहिए था
ऐसे करके हमको शासन के पत्र आता और उस पत्र के आधार पे ये 200 उस टाइम में लागू भी कर जाते, लेकिन हम सुधारित दर जब मांगने जाते तो वो बोलते फिर शासन को भी। शासन ने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट अपने स्तर पे लेना करके बताया था। मतलब कहीं तो भी आप लोग, आपका कहना यह है कि यहाँ के जो IAS अधिकारी है वो लोग टाल रहे हैं इस बात को, आप लोगों को परमानेंट करने के लिए, आप लोगों को ज्यादा तनख्वाह देने के लिए वो लोग कहीं तो भी टाल रहे हैं। हाँ, इसलिए कि अब से मैंने देखा है कि ये जो सफाई कर्मचारी है, जो 4700 कर्मचारी, उससे से 90% ये दलित समाज के हैं। इस वजह से यहाँ जो भी IAS अधिकारी आया है, अभी जब से ये वेतन का लोचा हुआ, यानी वेतन के जो घपला हुआ है, तब से ये यहाँ तक ऐसा यानी पता चल रहा है कि ये लोग जातिवाद सोच रख रहे हैं कि अगर दलित समाज के लोगों की अगर उन्नति हो गई तो ये अपने से आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये दलित समाज के लोगों को दबाने की बात कर रहे हैं। अब ये इतना प्रेशर कर रहे हैं कि अब ये एक सब्जेक्ट 3 सालों से पेंडिंग है, जबकि 4 बार हाउस में मंजूर होके क्लियर है। सभागृह यहाँ से मेन है, आयुक्त से बड़ा सभागृह है और सभागृह के हर ठराव तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं तो राज्य सरकार के पास भेजना चाहिए। और राज्य सरकार ने डायरेक्ट बोले अपने स्तर पे, तो अपने स्तर पे यानी जो सभागृह निर्णय लेंगे वो मानना करना, इसको कबूल करना, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं रहा। हर बार पैसों की तो पैसा क्या आयुक्त को अपने जेब से देने वाला है क्या? ऑलरेडी सफाई के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के सफाई कर्मचारियों की एक निधि रहती है, वो निधि उनको रखना ही पड़ता है सफाई कर्मचारियों पे, लेकिन ऐसा आज तक ही नहीं है। और हर साल क्या होता है, आज ये जो बजट के बारे में बताया जाता है 2003 में कि यहाँ महानगर पालिका की आर्थिक बजट ज़्यादा है, यानी आस्थापना खर्चा ज़्यादा है, ऐसा सुना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में 2012 से 13 का जो वार्षिक उत्पन्न है, जो साल का उत्पन्न है, वो है 8 अरब 15 कोटि का, और उसमें से खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 400 करोड़ किस पे, स्थायी अस्थायी और सेवानिवृत्त और आस्थापना मेंटेनेंस का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन 50 लाख भी बोले तो 150 नगर सेवक है, और 150 नगर सेवक को यानी 75 कोटि खर्चा होती है। और दुर्लभ घटित को अगर पकड़ भी लिए दलित वस्तु योजना के अंतर्गत, उनको अगर 30-40 भी लाख अगर खर्चा होता है उस पर, तो भी महानगर पालिका के पास इतना पैसा बचता है 300 करोड़, और 300 में से और 100 करोड़ अगर अपन ने बोल दिया कि ये खर्चा होना चाहिए, तो भी 200 करोड़ प्रॉफिट में है। और महानगर पालिका क्या बोलती कि हर साल ये लॉस में है, जबकि कोई भी अगर वार्षिक उत्पन्न अगर मंगा जाए CA के तरफ से, RTI के तरफ, तो ये जानकारी मिलेंगी कि उत्पन्न और खर्चा कितना हो रहा है करके। अब ये आयुक्त ही नहीं कर रहा, यानी सभागृह से ऊपर हो गया कि आयुक्त, मतलब हर कोई एक दूसरे पे टालने की कोशिश कर रहा है और आपके बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले रहा है। स्थिति कुछ ऐसी है कि हर कोई एक दूसरे पे टालने की बात कर रहा है। इनका सीधा आरोप कुछ इसी तरह से कि सभागृह अगर निर्णय लेता है तो आयुक्त कहीं भी तो टाल कर देते हैं, और आयुक्त किसी चीज़ का निर्णय लेता है तो सभागृह टाल देता है। हर बार इनको सिर्फ और सिर्फ टाला जा रहा है, कोई भी इनके पक्ष में निर्णय नहीं ले रहा है। इसी के निर्णय के लिए ही आज ये लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन आज भी यहाँ के वर्धन साहब यहाँ से चले गए। आज भी उन्होंने इनके किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं सुधाकर मिश्राम, मुझे जब पता चला कि सफाई आयुक्त मैडम या हमारे सेवादारों के वेतन के संबंध में EPF जो काटा जा रहा है उसके संबंध में आज चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है, तो ये जब पता चला तो कर्मचारी दौड़ पड़े। और ये कोई संगठन का आंदोलन नहीं है, लेकिन सफाई कर्मचारी आयुक्त मैडम जो है वो आ रहे, तो सब कर्मचारी अपनी आस लगाए यहाँ आए थे। और जब कर्मचारी, हमें पता जब चला कि हमारे सर्वोच्च अधिकारी आयुक्त महोदय, इनका जो जन्मदिन है, बड़े खुशी की बात हुई थी, सोने पे सुहागा था कि चलो इस माध्यम से उनका दुआएं भी हम देंगे, उसके लिए उनके लिए बुका भी लाया था। लेकिन अफसोस की बात है कि सफाई आयोग के सामने से वो गुजर गए, उनको तक तवज्जो नहीं दिए। तो शायद हमारे कर्मचारी के वेतन के लिए हमारी दिलों की यातनाओं को क्या जानेंगे, शायद इसीलिए वो भाग रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप भागते रहें, आपकी ज़िंदगी भागते रह जाए, और हमने जो आपके लिए बुआ ला है वो हमारा आशीर्वाद तक आप हम गरीबों का आशीर्वाद तक आप नहीं लेना चाहते। तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि आपको हमारे गरीबों के आशीर्वाद के आप महरूम हो जाए, और
आपकी ज़िंदगी ही भागते रह जाए। आज यांना 40 आणि 50,000 रुपये पेमेंट असल्यावर बी यांचं घर पुरं नाही होत, आमचं 220 मध्ये काय पुरं होणार आहे? आवाज आपकी। मैं यवतदार सफाई कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रुपचंद सोनटक्के है। मैं गए 15 साल से इन यवतदारों के लिए, मैं खुद भी यवतदार हूँ, तो रोज़ की रोज़ मैं सोचते रहता हूँ कि यवतदारों के लिए अपन ने फ़ायदा क्या करना चाहिए। सबसे पहला महत्व ये था हमारे लिए कि रोजी रोटी का जो हमें वित्त विभाग के दर के हिसाब से जो हाउस ने मंजूरी दिया था कि इन्हें वित्त विभाग बांधकाम मंडल की तरफ से इनको 320 रुपया मिलना चाहिए, वो जब हाउस ने मंजूरी किया था तो उसके लिए हम लोग रात दिन तक के वही सोचते रहते थे। आज हमें जब सफाई आयोग कर्मचारी अध्यक्ष सदस्य जो बने थे वो लता महतो मैडम, उनके पास में हम जा के अपने निवेदन दिए थे। मैडम ने एक साथ में हमें 27 तारीख को फैस किया था कि मैं आयुक्त के साथ में दिल्ली से बात करती हूँ। वो तय हो गया था 30 तारीख का। 30 तारीख का तय होने के बाद में मैडम के साथ में फिर से हमने बैठक लिए। उस समय में मैडम ने बताया कि बोले आयुक्त बॉम्बे चले गया है, ऐसा बोल के मतलब निकल गए, तो 2 तारीख को हम वक्त देते बोले। तो मेरे ख्याल से ऐसा हुआ कि हमने बोले हमारे भी कर्मचारी लेके आ जाते, हमारा फ़ायदा इसमें। तो मैडम के माध्यम से हम लोग सब के सब कर्मचारियों को लेके हम लोग यहाँ पर आए। ये कार्यक्रम सफाई आयोग कर्मचारी अध्यक्ष सदस्य लता महतो, इनके जो कार्यक्रम यहाँ पर लगा हुआ था उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और हमें जानकारी हुई थी, इसीलिए आए थे। तो हमारी मांगनी यही थी कि हमारी वित्त विभाग के दर के हिसाब से अभी करंट में 350 रुपया रोजी है, वो मिलना चाहिए। स्थायी होने का प्रश्न था, ईपीएफ का प्रश्न था यहाँ पर। और यवतदार जो बंधु बेचारा मृत्यु हो जाता है, उनका इन लोगों ने 6 महीना पहले वो बंद कर दिए कि उनको अनुकंपा तत्व के ऊपर नौकरी नहीं दिया जाए। तो हमारा वो भी मुद्दा इसमें था कि इस वक्त में जब भी मुद्दा आता है तो हम क्लियर करने वाले थे आज कि वो यवतदार भैया मरता है तो उसके परिवार को एक नौकरी मिलना चाहिए। और जो 60 साल का उम्र बता के उनको रिटायरमेंट करते हैं, वो भी हमने हमारे निवेदन में मैडम को देने के लिए रखा था, वो निवेदन बनाया था। फिर भी इन लोगों ने, जैसे मैडम यहाँ पर पहुँच गए तो आयुक्त यहाँ से जैसा भगोड़ाज बोलते उसको भाग गए, ना बात किए मैडम से, ना हम लोग तो इतने सारे थे तो हमारे साथ में भी बातचीत नहीं किए कि मैडम आए तो 5 मिनट के लिए रुको, मैं कोई मीटिंग से आता हूँ, ये भी बोल के नहीं गए। तो ये समस्या उनने कोई जाने नहीं। तो हमारा ऐसा है, आज तो उसका जन्मदिन था, वो आयुक्त साहब का, हमको ऐसा लगा कि हम लोगों ने आयुक्त को गुलदस्ता देने के बाद में अपनी समस्या छुड़ाना है, लेकिन उसने वो भी नहीं माना, चले गया। मी सुरेश लोखंडे, आमच्या आपल्या श्रमिक संघाचा सदस्य। आम्ही या मीटिंगला आलेला जे महातो मॅडम इथे आलेली होती, आम्हाला माहिती झालं की महातो मॅडम आमच्याबद्दल काहीतरी चांगला विचार घेऊन आपल्या आयुक्त साहेबांशी चर्चा करणार आहेत, ते आम्हाला माहिती झालं। आम्ही तिथे आलो, परंतु त्या महातो मॅडमचा जो अपमान इथं झाला, आयुक्ताने जो अपमान केला, याचं मला खूप दुःख वाटते। त्याच्यानंतर आमचाही अपमान झाला, याचंही मला खूप दुःख वाटते। परंतु त्या आयुक्ताचा वाढदिवस असताना आयुक्त काहीतरी चांगलं काम करन, परंतु आयुक्तानं तसं काही केलेलं नाही। साफ सफाई कर्मचारी जब भी अपने आंदोलन लेके आयुक्त से मिलने के लिए आते तो हर बार उन्हें टाल दिया जाता है। आज महतो मैडम जो कि दिल्ली से आई थी और आज उनका अपॉइंटमेंट भी था, वरखने साहब ने आज की ही डेट फिक्स की थी, समय भी उन्होंने तय किया था, लेकिन उस समय पे महतो मैडम पहुंचने के बाद भी यहाँ से आयुक्त चले गए। आयुक्त ने उन्हें फेस तक नहीं किया। ये कहाँ का रूल? ये सारे लोग अपने पक्ष में बात करने के लिए जब यहाँ पे आते हैं, हर बार महानगर पालिका उन्हें टाल देती है, हर बार इनके साथ अन्याय होता है और ये इसी मांग को लेकर हर बार यहाँ पे आते हैं। कब तक इनके साथ इस तरह का अन्याय चलता रहेगा? कब तक ये लोग अपनी मांगों को लेकर हर बार यहाँ पे आते रहेंगे और कब तक ये लोग यहाँ से निराश ही वापस जाते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मी अलका उके आहे, मी सफाई मजदूर आहे आणि हे 220 रुपये आम्हाला मिळतात, याच्यात काय होते? आमचे 2 पोरं आहे, आम्ही शिक्षण कसं करायचं? आम्ही विधवा आहो, ज्यांचे नवरे मेले त्यांना ड्युटी नाही, ते काय करतील? आखर तेच झालं ना, आम्ही बंगल्याचे भांडे घासून काय करणार आहे? मग आमचे नवरे असल्यावर इथे सफाई मजदूर म्हणून राहतात आणि ते मेल्यावर आम्हाला ड्युटी नाही, तर मग काय करणार? आमचे 2 पोरं आहे, शिक्षण पाणी। आज यांना 40 आणि 50,000 रुपये पेमेंट असल्यावर बी हे लोक यांचं घर पुरं नाही होत, आमचं 220 मध्ये काय पुरं होणार आहे? आम्हाला काही नको, आम्हाला एक तर परमनंट करा म्हणा, नाही तर मग आमचं रोजी वाढवा म्हणा 320 रुपये। माझं अर्चना संदीप रामटेके। माझे घरचे मागच्या महिन्यामध्ये 4 तारखेला मरण पावले, त्यांच्या याची मला नोकरी मिळावी हीच माझी अपेक्षा। माझं नाव गणेश मिश्रा आहे। आज जो तारीख जी ठरवलेली होती
लता मतो मॅडमनी आणि आयुक्ताची जो वेळ घेतलेला होता 4 वाजताचा आणि त्या 4 वाजता जो टाईम दिलेला होता सर्व कर्मचाऱ्यांनी इथं एकत्रित केलं, बोलवलं. आम्ही सर्व लोक त्यासोबत होतो. तर हॉलमध्ये सर्व लोक असताना कमिशनर साहेब जेव्हा तिकडून येत होते, पण त्यांनी ना लता मॅडमसोबत ना काही 2 शब्द बोलले. ते तुमचं प्रॉब्लेम काय काय ना जे त्यासाठी बोललं होतं जे चर्चा करणार होते त्यासाठी त्यांनी काहीच म्हणजे बोलले नाही आणि सरळ सरळ म्हणजे कन्नी कातरून सरळ सरळ ते गाडीत बसून निघून गेले. जे राष्ट्रीय लता जो मॅडम आहे, राष्ट्रीय सफाई आयोग जे आहे त्या मॅडमच्या म्हणजे किती मोठा अपमान केला आहे कमिशनर साहेबांनी. तिला बी एवढं मोठं दिल्ली लेवलमधून जे राष्ट्रीय लेवलची जी बाई आहे हा किती मोठा अपमान झाला त्या कमिशनर साहेबांनी किती मोठा अपमान केला. का असा अन्याय करून आले आमच्यावर. आम्ही कुठे गेलं पाहिजे, कुणाला भेटलं पाहिजे, कुणासंग काम केलं पाहिजे म्हणजे आम्हाला समजतात काय लोक. बस आमची एवढीच मागणी आहे का आम्हाला यांनी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट का सर्वात प्रथम आम्हाला जेवढी योजदार आहेत 4-7 लोक आम्हाला परमानंट करण्यात यावं. बस आमची न्याय आम्हाला मिळायला पाहिजे. बस एवढंच पाहिजे. यही वो सारे कर्मचारी हैं जिन्होंने नागपुर को साफ रखने के लिए हर तरीके से मेहनत की और कहीं तो भी नागपुर महानगर पालिका को अगर बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है तो वो इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत मिला है और इन्हीं के साथ नागपुर महानगर पालिका अन्याय कर रही है. हर बार ये लोग जब भी अपनी मांगों को लेकर आते हैं तो हर बार इन्हें टाल दिया जाता है, हर एक चीज़ के लिए टाल दिया जाता है. आज महतो मैडम जो कि दिल्ली से यहाँ पे आई थी, आज जिनकी बातचीत वर्गने साहब से हुई थी, आज का समय तय हुआ था, उस समय के ऊपर ही वर्गने साहब यहाँ से 9-2-11 हो गए, यहाँ से चले गए, बगैर बात किए चले गए. अब इन लोगों ने किसके ऊपर अपना विश्वास रखना चाहिए. वर्गने साहब जो कि यहाँ के आयुक्त हैं, जिनके ऊपर सारा दारोमदार है, वो ही हर बार इन्हें टाल देते हैं. अभी तक जितने भी आयुक्त आए हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ इन्हें टाला है. हाउस में काफ़ी बार इनका प्रस्ताव पास होने के बाद भी सिर्फ इन्हें टाला जा रहा है. तो ये स्थिति में इन्होंने क्या करना चाहिए. यहाँ पे जो महतो मैडम आई थी, महतो मैडम से जब हमने बातचीत की तो महतो मैडम का कहना ये था कि वर्गने साहब ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी. ये सारे लोग भी यही चाहते हैं कि वर्गने साहब के ऊपर जो कि यहाँ के IAS अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए. अब देखना यह है कि किस तरह की कार्रवाई होती है और कब कार्रवाई होती है. ये सारे लोग उसी दिन के इंतजार में आज भी यहाँ पे खड़े हैं जब इनको इनके हक, इनके न्याय मिलेंगे. दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ रुकते हैं यहीं पे कि इन्हें न्याय मिले. वक्त हो चुका है रुकने का, तो रुकते हैं यहीं. मिलते हैं अगले एपिसोड में. जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ. आवाज आपकी.